वेलकम बैक। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि नियाजी साहब कह रहे थे कि ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया तो आने के बाद मैं खान साहब को रिलीफ दूंगा। तो अभी जो डिस्कशन चल रही थी कि मेरिट के ऊपर फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर तो हम अपनी अदालतों के ऊपर एक सवालिया निशान उठा रहे हैं। कैसे? ये हम सवालिया निशान उठा रहे हैं ना कि ट्रंप ने आके अगर फैसला करवाना, तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता ना। अगर नियाजी साहब की बात को भी अगर हम लें तो वो कह रहे हैं ना कि आने के बाद उसने ये स्टेटमेंट दी है कि आने के बाद मैं इक़्तिदार में आऊंगा, उसके बाद मैं रिहाई के लिए कुछ कैसे रिहाई दिलाएंगे? अदालतों से ही होगी। तो नियाजी साहब बता सकते हैं, अदालतों के अलावा तो रिहाई हो ही नहीं सकती। नियाजी साहब बताएं। सर राना फारूक साहब माशाल्लाह आप जीसी कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, आपको पता है कि 3 साल एक औरत ने पाकिस्तान को चलाया, गालिबन कोंडोलीजा थी या कौन थी। तो ये तो आपकी औकात है, हमारी औकात है। अमेरिका का प्रेसिडेंट तो बहुत बड़ी बात है ना, वहाँ का स्टेट सेक्रेटरी जो आपको डायरेक्शन देगा तो आपके लिए मैंडेटरी होता है, आप उस पर अमल। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंस होगा ना, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जरा बाजवा साहब से जान लेते हैं हुकूमती पॉलिसी क्या है। बाजवा साहब, मुझे ये बता दें कि आप लोग कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, गैर मामूली एहतजाज को रोकने के इंतजामात भी गैर मामूली होंगे, यानी कि आप जो एहतजाज था तहरीक इंसाफ करने जा रही थी उसके लिए गैर मामूली इक़दाम करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना कदम ही तब्दील कर लिया, उन्होंने अपने इक़दाम तब्दील करते हुए अब वो टेंट विलेज की तरफ चले गए हैं, जहाँ वो लोगों को बताएंगे एहतजाज कैसे होता है, किस तरह से करना है, स्ट्रैटेजी मेकिंग होगी, फिर एहतजाज किया जाएगा। इसके लिए अब आप लोगों के क्या इक़दाम होंगे बाजवा साहब? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली में एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पार्टी है, लार्जर पार्टी। बाजवा साहब, लार्जर पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये हाउस ऑफ सेनेट में भी एक बड़ी तादाद में अपोजिशन पार्टी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनकी अपनी गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और इलेक्टेड CM है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये जो इन्होंने 3 जलसे किए, एक रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो क्या साबित क्या करना चाहते हैं, और ये किस किस्म का एहतजाज है जिसमें ये KPK से बंदे लाके और दूसरे सूबे पे और सेंट्रल में जो हमारा एक मरकजी दारुल खिलाफा है वहाँ पे चढ़ाई करके, और जब चाइना की मतलब एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें इसको ये डिले करना चाहते थे, और बड़ी तगो-दो के बाद बड़ी उनकी शराइत मान कर इनको ये कि वो आप इस तरह करें, हम इतना ये डिले कर देते हैं और आप ये एहतजाज को मुखर कर दें। और जैसे अगले दिन उनके लोग पाकिस्तान में आ रहे थे कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, हाई अप जो थे वो बड़े लेवल के लोग जो जिनमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स थे मुख्तलिफ ममालिक के, तो इन्होंने उस दिन एक दिन पहले बल्कि उसी दिन इसको एहतजाज मुखर किया। लेकिन बाजवा साहब यहाँ पे जो इनकी शराइत थी वो तो यही थी ना कि बानी से मुलाकात करवा दी जाए, डॉक्टर की और उनकी बहन की, ये शर्त थी। इसको तो हुकूमत ने थोड़ा सा लिंगर ऑन किया, वो चीज़ें टाइमली मैनेज नहीं हो सकी। लेकिन ठीक है, उनकी तरफ से भी गलती थी, उन्होंने एंड टाइम पे 15 तारीख को जो कॉल दी थी वो गलत थी। मैं कर दूं, ये अगर कोई और भी इनकी और भी पहले और शर्त थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी बता दें। कहते थे कि आईनी तरमीम कर रहे हैं उसको 25 के ऊपर ले जाएं, 25 के बाद ले जाएं, ये इनकी पहले थी। उसके बाद ये कहने लगे कि बानी से मुलाकात करवा दें। ठीक है, तो अगर कोई शर्त मान ली जाती फिर दूसरी भी मानी जाती, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर आना नहीं था, क्योंकि इनका ये वतीरा रहा है कि ये ऐसी शराइत। ठीक है, लेकिन बाजवा साहब वो तो ठीक है, मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि गैर मामूली एहतजाज को रोकने के लिए गैर मामूली इक़दाम आप लोगों ने शुरू तो डेफिनेटली कर दिए होंगे ना। राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दी है। अब ये जो टेंट विलेज इन्होंने स्वाबी में ऐलान किया है, अभी उन्होंने डेट तो खैर उसकी नहीं अनाउंस की, वो कहने के जल्द तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अब इसके लिए हुकूमती इक़दाम क्या होंगे? बाजवा साहब, नाज़रीन ने उनका फिर थोड़ा सा ऑडियो का इशू हो गया, मैं ज़रा जान लेती हूँ राना साहब से। राना साहब, ये जो
अब हुकूमत क्या करेगी? क्या स्वाबी में भी जाके रोकेगी उनके टेंट विलेज को? नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली ये फ्रेंडली फायरिंग है। सबसे बड़ा जो अलमिया है पीटीआई की जानिब से या नून लीग की जानिब से? बेसिकली ये एक फ्रेंडली फायरिंग है दोनों जमातों की तरफ से। अच्छा। सबसे बड़ा अलमिया जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है वो ये है कि इन पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं होती। जब इन पार्टीज़ पे बुरा वक्त आता है तो कोई निकलता नहीं है। जब तक मासिस की नुमाइंदगी नहीं होगी, बंदे ऊपर से ग्रास रूट लेवल से ऊपर नहीं लेके आएंगे तो जलसे जुलूसों में कोई लाठी खाना नहीं जाएगा। वो वोट के जरिए अपना फैसला करते हैं। ये आप देख लें, हमारे पाकिस्तान की तारीख देख लें, बहुत कम एहतजाज ऐसे हैं जो कामयाब हुए हैं। तो उसको देखते हुए, उसको केटर करने के लिए ये पीटीआई ने एक अच्छा इक़दाम किया है। उन्होंने कहा कि विदिन प्रिंसेस कर लें ताकि हमारा एक मैसेज भी चला जाए। अच्छा, और किसी भी किस्म की राना साहब तहरीक इंसाफ एजुटेशन की सियासत कर रही है जो कि बेनिफिशियली होती है, हमेशा फ़ायदा देती है सियासी जमातों को। लेकिन अब की दफ़ा लगता नहीं कि तहरीक इंसाफ बार बार कॉल देती है, सड़कों पे निकलती है, बार बार लोग आते हैं, फिर क़यादत इनकी गायब हो जाती है। इनको नुकसान नहीं दे रहा? अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अगर किसी भी एक सूबे का सरबराह गैदरिंग के साथ आ रहा है, आने के बाद डी चौक पे पहुंचने के बाद गायब हो जाता है और फिर वो 12 अजला पार करने के बाद चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। अभी आप फायजा कहती हैं कि किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। हो रही है या नहीं हो रही? ऐसे तो नहीं होता ना। आपने अगर किसी जगह से जा रहे हैं जुलूस लेके तो उसको कंक्लूड करेंगे ना, आप जाके जलसा करेंगे, वहां पे गैदरिंग को खिताब करेंगे। बेसिकली ये वाला जो टेंट विलेज वाला ये जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं अपने जो वर्कर्स हैं, अपने वोटर्स हैं जो उनके साथ नाला है कि आप हर दफा हमें ले जाते हैं फिर आप वापस आ जाते हैं। देखिए ना, जो एक वर्कर है वो तो कहता है ना कि मेरा लीडर बाहर अंदर है जेल के, आप कहते हैं जी हम आपके लीडर को बाहर निकाल लेंगे, आप हमें ले जाते हैं, जाने के बाद आप खुद वापस आ जाते हैं। उनको भी तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती है उन्होंने मुतमिन करना होता है ना, उनको मुतमिन करने के लिए ये काम हो रहा है। ठीक हो गया। बाजवा साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? ठीक है। बाजवा साहब, ये बताइएगा, सेनेट कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। ये आप 8 जजेस, 2 ऑलरेडी एडहॉक जजेस तो मौजूद ही हैं, 19 तो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि 8 जजेस आप एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं? 19 नहीं है, 17 जजेस हैं सर। 2 एडहॉक पे भी हैं, आप भूल रहे हैं शायद। बाकी बात जो वो भी ठीक है। तो इसमें बात ये है कि जो हम कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए, लेकिन हमारी अलायंस ने ये फैसला किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे। ठीक है। और वो जो बेंच 5 जजेस पे मुश्तमिल होगा। अगर 5 जजेस जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएं तो आप देख लें कि बच्चियां कितने बचते हैं, और पेंडेंसी देख लें, और कितने सालों की इससे पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि साल 2-2 साल के केसेस हैं। 20-20 साल की जो सिविल अपील्स हैं, 20-20 साल की क्रिमिनल अपील्स हैं, ठीक है, ये पड़ी हुई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये चाहें कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए जनरल पब्लिक के जो मसाइल फंसे हुए हैं, या FBR कहता है कि हमारे खरबों पे के जो केसेस हैं, जो हमने टैक्स जो नाद हिंदगान है उनके खिलाफ हमने ऑर्डर्स किए हुए हैं, खरबों पे हैं, वो लोग अदालतों के पीछे छुपे हुए हैं और स्टे लेकर के बैठे हुए हैं, और ऐसी पे फंसे हुए 10-10 साल हो चुके हैं। और डिवैल्यूएशन देखें पैसे की कितनी हो गई 10 साल में, और उन लोगों ने पैसे भी नहीं दिए और पैसा भी डिवैल्यू हो गया। राना बाजवा साहब, मुझे माजरत, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा, कुछ ऐड करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर पेंडेंसी केसेस के देखनी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो डाटा मैंने निकलवाया, आप जाहिर सी बात है एक लॉ एक्सपर्ट हैं, आप मुझे अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो तस्हीह भी फरमा सकते हैं। सिर्फ 5% केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, 15% पेंडेंसी जो है हाई कोर्ट्स में है, और बाकी 80% जो पेंडेंसी है वो लोअर कोर्ट्स में है। सर, अगर इतना ही आम आदमी का ख्याल है तो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में जाए ना। आपके हाई कोर्ट्स में सीट्स फिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों को पड़ी हुई है, और आप इसका कोई मैकेनिज्म बनाएं। जजेस की तादाद बढ़ाने से सर पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ,
और रिसेंटली तकरीबन माजी करीब में आज से तकरीबन एक माह पहले जो सिंध हाई कोर्ट है उन्होंने एक बहुत अच्छा एक प्लान तरतीब दिया है कि हर सिविल जज या मजिस्ट्रेट या एडिशनल एंड सेक्शन जज जो हैं वो जो जितने भी फैसले करेंगे वो पाबंद होंगे, इतने फैसले करेंगे और उनको कैटेगराइज किया जाएगा और हर जज जो बेहतर फैसले करेगा, जल्दी फैसले करेगा, ट्रायल करेगा, जजमेंट देगा, उनको वो उनकी इंक्रीमेंट्स देंगे और उनके जो पॉइंट स्कोरिंग है वो उनकी बेहतर होगी। तो यकीनन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो भी इस सिलसिले में पूरा एक प्लान तरतीब देने जा रही है कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, चाहे वो जो जजेस की तरफ से हो या स्टाफ की तरफ से हो या लिटिगेंट की तरफ से हो या लॉयर्स की तरफ से हो, इन सब के ऊपर हम काबू पाने की। लेकिन बाजवा साहब, आप खुद भी लॉ एक्सपर्ट हैं। इससे पहले कि मैं न्याजी साहब की तरफ जाऊं, आप खुद लॉ एक्सपर्ट हैं, कानून के तालिब इल्म हैं। मुझे ये बताइएगा कि जजेस की तादाद बढ़ाने से, अगेन मैं अपने वर्ड्स रिपीट करती हूँ, पेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी। इसका एक तरीक़ेकार जो शायद मेरे ख्याल में आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए था, अभी तक एड्रेस क्यों नहीं किया गया। मैं लॉ के एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका तरीक़ेकार क्या है। जो केस फाइलिंग है सर, उसको कंट्रोल करें मेन, ताकि सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस ना जाएं। आपकी हाई कोर्ट्स में जो एक्स्ट्रा आप एक बेंच बना दें, वही अपील में जाएं, वही रिव्यू में जाएं और वो एक दूसरा बेंच जो है वो उसको सुने। अब फाइलिंग को क्यों नहीं कंट्रोल करते, बजाय इस बात के कि आप सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस उठ के जा रहे हैं, जायदादों के भी जा रहे हैं, छोटे से छोटा केस भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और वहाँ पर आप जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। कि जब आप किसी को फेयर ट्रायल देंगे, दुनिया की तमाम ममालिक में जहां पे ये जुडिशल सिस्टम राज है वहां पे फेयर ट्रायल क्या है? फेयर ट्रायल यही है कि अगर किसी को लोअर कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता या आप समझते हैं कि ये इलीगैलिटी यहाँ पे हुई है, तो ऑनरेबल देखिए, सिविल कोर्ट जो है वो दीज आर द कोर्ट ऑफ फैक्ट, जबकि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब आप किसी मुकदमे का फैसला करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो आप लॉ के मुतल्लिक जाते हैं कि कहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो स्पेशली इसके ऊपर हमारी जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने एक कमेटी तरतीब दी हुई है। वो बहुत जल्द इंशाल्लाह नवंबर के महीने में ही हम एक नई पॉलिसी जो है उसको वज़ा करने जा रहे हैं, ताकि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं या सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ ही लोगों को रिलीफ दिया जाए और ये बेहतरीन तरीका होगा ताकि ज़्यादा बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे ना जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितने वहाँ पे मेन जो जिसे फंडामेंटल राइट्स का कहा जा सकता है या जो मुल्की मुफाद में फ़ैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट उनका ही सोल्यूशन निकाले। न्याजी साहब से जान लेते हैं। न्याजी साहब, ये जो हुकूमत अभी बात बता रही है, मैं बाजवा साहब आती हूँ, मैं ज़रा न्याजी साहब को पॉइंट जानूँ। ये जो हुकूमत पॉइंट बता रही है, बेसिकली अगर से इस पॉइंट को फॉलो किया जाए तो एक बेहतरीन तरीक़ाकार ये बता रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन पीटीआई इससे एग्री करती है कि क्या वाकई 8 जजेस की तादाद इसीलिए बढ़ाई जा रही है कि पेंडेंसी ख़त्म की जाए, या आपको लगता है कि चूँकि इनके हुकूमती बेंच जो है वो माइनॉरिटी में चला गया इसलिए इन जजेस की तादाद में इजाफा ज़रूरी है? देखें मिस फ़ायज़ा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुल्क के अंदर 22 लाख केस पेंडिंग हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन मोर देन 50,000 के करीब है। जैसे आपने कहा ना 5% है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लोगों को जो इंसाफ मिलता है वो सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक जो ट्रायल कोर्ट है, आप उनमें इजाफा करें भाई, उनमें इजाफा करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी इंसाफ मिले। ये अपीलेट कोर्ट है, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वहाँ गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा ही नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, जितनी भारी भरकम जो फीसें वकला साहबान मांगते हैं ना, गरीब तो जाते हैं। 70% हेयर इन पाकिस्तान आई वुड से कि वो इंतहाई गरीब लोग हैं जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तक कि वो अपना केस जो है ना वो उसको प्लीड करते हैं। तो चाहिए तो ये था कि ग्रास लेवल पे आज जजों को में इजाफा करते। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में इतने जज 25 जज करने हैं तो 65 साल के बाद कहा जाता है कि इंसान की याददाश्त भी चली जाती है, तो आपने ढाक बेस से क्यों जज रखे हैं? फिर आप उधर से रेगुलर बेस पे जज ले लें हाई कोर्ट से। एक बात, दूसरी बात, अभी
बाजा साहब फरमा रहे थे कि हम आईनी कोर्ट बनाना चाहते। भाई सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी आईनी कोर्ट्स हैं। Exactly. आईनी केस कितने हैं? इसके लिए वाकई एक बेंच 200 केस है आईनी, जिसमें से तकरीबन 28 जो है वो सू मोटिव के हैं और 178 जो है ना वो अदर केस है आईनी। और उसके लिए एक बेंच जो है मेरा ख्याल है विद इन 1 ईयर जो है इसको वो कर सकता है उसकी हेयरिंग। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये जुडिशरी के अंदर तादाद बढ़ा रहे हैं। जुडिशरी के अंदर मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि जनाब मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या फरीदी साहब, उनका जो विजन है ना, जो मैं अभी आपको पॉइंट वो ठीक है, वो इंशाल्लाह इसमें इस्लाहात लाएंगे। और मेरा ख्याल है कि जजेस में इजाफा होगा। अगर एक जज के पास 10 मुकदमे हो ना 1 महीने में, तो बेहतर इंसाफ कर सकता है। मैं आपको पॉइंट इस पे जानना चाह रही हूँ कि आप ही की पार्टी से कहा जा रहा है कि चूंकि हुकूमती बेंच जो है, या हुकूमती बेंच के या हुकूमत की जानिब की साइड लेने वाले सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो माइनॉरिटी में चले गए, इसलिए 8 जजेस को बढ़ाया जा रहा है ताकि उनको मेजॉरिटी में लाया जा सके। इसलिए मैं आपको पॉइंट जानना चाह रही हूँ। देखें, यही तो हम कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी जो है ना उसको कर्टेल कर रहे हैं, उस पर शब खून मार दिया आपने। ये 26वीं जो आपने तरमीम ले आए हैं, हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक आज़ाद नहीं होगी वो दुरुस्त फैसले नहीं करेगी। ये सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट को आइन में तब्दील चेंज ला के और सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेना चाहती है, तो ये इंसाफ नहीं है। ये कतन इसको लेजिटिमेशन नहीं मिलेगी, इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, मैं राना साहब से भी जानूँ। राना साहब, तहरीक इंसाफ का कुछ समझ नहीं आ रही, 26वीं आइनी तरमीम को वो चैलेंज भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, उनको वो वेलकम भी कर रहे हैं। हमें कुछ एक मिनट न्याजी साहब आपकी जान बात है ना, मैं राना साहब को पॉइंट जानूँ। उनको वो वेलकम भी कर रहे हैं। इसके बाद जो जुडिशल कमीशन है 26वीं आइनी तरमीम के सिलसिले में, उसका वो हिस्सा भी बन रहे हैं। मतलब क्या है एग्जैक्टली करना क्या चाह रही है तहरीक इंसाफ? पहले तो जो डिस्कशन हो रही थी थोड़ा सा उसमें मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ बसद एहतराम के साथ। माजी करीब में ये हमारी अदालतों की हिस्ट्री रही है कि हमें पता होता था कि कौन से जज के पास कौन सा केस लगना है, कौन से बेंच ने फैसला करना और क्या फैसला आना। बसद एहतराम के साथ तो इन्हें अदालत से बचते हुए अदालतों का एहतराम है, लेकिन ये माजी करीब में हमारे साथ ये होता रहा है। ये प्रिडिक्शंस की जाती रही थी, उन्हीं प्रिडिक्शंस के नतीजे में ये सारे मामला होते हैं। एक दूसरे को कंटेन करने के लिए ये पॉलिसीज डिवीजन है ना, उस डिवीजन को कंटेन करने की कंटेनमेंट है ना ये। दूसरी जो बात आपने पीटीआई की किया, पीटीआई के पास इसके अलावा ऑप्शन मुझे बताएं क्या है, क्या करे पीटीआई ने। देखिए पीटीआई का एक स्टांस है, उस स्टांस के ऊपर उन्हें अपोज करना था। जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है कि उसने कोई ना कोई स्टांस लेना है, कोई बयानिया बनाना, उस बयानिए की बेस के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट जो होती है उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हम आइन और कानून की बात करते हैं। अब उनका एक बयानिया है, उस बयानिए के ऊपर वो खड़े ना हो तो और क्या करे। तमाम अपोजिशन जो गवर्नमेंट होती है उसके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के पास तो देने के लिए कुछ नहीं होता ना। अपोजिशन ने तो एक बयानिया बनाना, उनकी सारी सियासत बयानिए पे होती है, उस बयानिए को उन्होंने लेके चलना होता है। आप एक करारदाद वो पास हो चुकी है, ठीक है, वो आइन का हिस्सा बन चुकी है। अगर वो जाते नहीं असेंबलीज में तो आप कहते हैं जी असेंबलीज में जाए अपना किरदार अदा करें। अगर वो असेंबली में चले गए अब आप कहते हैं उसका हिस्सा क्यों बन गए हैं। तो ये तो चलता रहेगा। बेसिकली जो ये पॉलिसी है पीटीआई, प्रॉब्लम ये है ना कि यही तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया था। अगर आपने वोट नहीं देना था तो एटलीस्ट अपोजिशन जो थी, अपोजिशन का किरदार तो निभाती, असेंबली में खड़ी होती, एहतजाज करती, वहाँ पे बताते कि हम अपोजिशन है। वो गए ही नहीं वहाँ पे, सुकून से पुरसुकून तरीके से हुकूमत ने तरमीम कर ली। उसके बाद बाहर निकल के बाहर जो है वो आउटसाइड वो स्टेटमेंट दे रहे थे, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। डायलॉग्स भी चलते रहे, इनकी भी मानी गई है और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिटिक्स कर रही है। जब हम ये कहते हैं ना जो एपी सेंटर ऑफ पावर है, हमने उनसे गुफ्तगू करनी है, तो फिर इसी तरह मामला चलते हैं। आप लड़ाई करवाना चाह रही हैं मिस फायजा, आप क्यों लड़ाई करवाना चाह रही हैं? आप क्यों जो ताकतवर हल्के उनसे क्यों लड़ाई उनकी करवाना चाह रहे हैं? अगर मामला सेटल हो रहे हैं, राना साहब आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं।
मैं सिर्फ यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जान रही हूँ, इसमें ना तो मैं लड़ाई करवाना चाह रही हूँ, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, मैं इसको कंडेम करती हूँ, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। दूसरी बात ये कि हम एंकर्स का काम यहाँ बैठ के लड़ाई करवाना नहीं, सिर्फ हक़ाइक़ को जानना है, जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम है। हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके मुताबिक आपका तज्जिया क्या है। मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है उस पर तज्जिया देना। मेरा बेसिकली तज्जिया जो मैंने बताया आपको कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए कि हमारा सवाल उठता है कि अपोजिशन जब वहाँ से ना अपोजिशन ने अपोजिशन का किरदार अदा किया, ना अपोजिशन ने वोट दिया, जबकि डायलॉग भी वो करती रही पूरा 1 महीना, हमने देखा बार बार मौलाना के दर पे भी पहुंची हुई थी, तो फिर अपोजिशन कर क्या रही है? ये मेरा सवाल है बेसिक, जिसका मैं आपसे जवाब चाहती हूं। सारी अपोजिशन को तो मौलाना ने हाईजैक कर लिया ना, जो मौलाना थे वो सारी महवर थे तमाम अपोजिशन का, तमाम मामला तो मौलाना ने तय किए। अच्छा, तो ये अपोजिशन क्या कर रही थी तरीके साहब? देखिए, जो मौलाना साहब के पास जो ड्राफ्ट आया था, तमाम लोग जो थे वो मौलाना साहब के पास पहुंचे हुए हैं, गवर्नमेंट भी मौलाना साहब के पास पहुंची हुई है, अपोजिशन फोर्सेस भी मौलाना साहब के पास पहुंची हुई है, और वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 56 थी, 56 से मैंने निगोशिएशन की, करने के बाद मैं नीचे लेके आया। अगर मैं वोट ना देता, 15 से 20 लोगों का ज़मीर जागता और करारदाद पास हो जाती, उसका क्रेडिट थे वो ले रहे हैं। ठीक है, बाजवा साहब से जानते हैं। बाजवा साहब ये बता दें, चूँकि आप हुकूमती बेंच से हैं, हुकूमत को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे सवालात भी आपसे ज़रा डिफरेंट तरह के होंगे। आईनी बेंच की तश्कील कब तक है, और जो आईनी बेंच का सरबराह है वो कौन होगा सर? देखिए, ये तो जो जुडिशल कमीशन है उसमें ये तय किया जाएगा कि आईनी बेंच जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने जा रहा है, ठीक, उसको कौन जो है वो चेयर करेगा, और जो मेंबरान हैं वो अपनी राय देंगे, और राय के बाद फाइनल जो जुरिस्डिक्शन है, जो फाइनल पार्ट है, वो डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो कतई तौर पे मैं और आप या कोई भी ये डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन कतई तौर पे हम ये नहीं राय दे सकते कि फलां शख्स जो है वो जो है वो उसका जो है उसको चेयर करेगा। तो लेकिन बाजवा साहब, आप ये राय तो नहीं दे रहे कि फलां शख्स जो है वो उसको चेयर करेगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये तो राय दे रहे हैं ना कि कौन उसको चेयर ना करे। वो चाह रहे हैं कि जस्टिस याहिया वो भी उसको चेयर ना करें, सीजेपी हैं, वो चाह रहे हैं जस्टिस मंसूर वो भी उसको चेयर ना करें, जस्टिस मुनीब वो भी उसको चेयर ना करें। तो फिर सवाल तो बाजवा साहब उठता है ना कि चेयर करेगा कौन? फिर करूं जो जुडिशियल कमीशन है उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसला होगा, ठीक, और इसका फैसला वो मेंबरान ही करेंगे। और मेरी प्रेडिक्शन हो या किसी और दीगर सियासी वर्कर की या सियासी लीडरशिप की प्रेडिक्शन हो, जी जी, मैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ना वही फैसला करेंगे, और वही आदमी वो खुद भी चेयर कर सकते हैं, जस्टिस मंसूर को भी चेयर करवा सकते हैं, जस्टिस मुनीब को भी। फिर आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। जो फैसला करेंगे जुडिशियल कमीशन, जो फैसला करेगा, जो सीजेपी फैसला करेंगे, यानी कि आपको कोई एतराज नहीं होगा, चाहे आईनी बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस मंसूर करें, जस्टिस मुनीब करें, और या चीफ जस्टिस साहब जस्टिस याहिया अफरीदी खुद करें। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आसिफ बाजवा साहब आपने हमें ज्वाइन किया, रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, और राना फारूक साहब आपने भी ज्वाइन किया। नाज़रीन, जाते जाते एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जितने भी हमारे पैनलिस्ट होते हैं डेली के प्रोग्राम में, हम उनकी राय का एहतराम करते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दे देना कि जैसे हमारे ऑनरेबल गेस्ट ने दी कि आप लड़ाई करवाना चाहते हैं, हम यहाँ बैठ के ना तो लड़ाई करवाना चाहते हैं, ना ही हमारा ये मोटिव होता है। हम सिर्फ क्वेश्चन रेज करते हैं, जो कि एक एंकर का काम होता है, और बात डिस्कशन में लेके जाते हैं कि एनालिस्ट या पार्टीज जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं और एनालिस्ट अपना तज्जिया दें। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगी, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।